इसका वेट के अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि इसको टैंक घोषित कर देना चाहिए जिस हिसाब से इसका वेट है। 55 डिग्री का इंक्लाइन मैंने इससे करा है। वहां हम लोग गए थे तो वहां पे हम स्टक हो गए थे क्योंकि पानी इतना गिरा था कि वो गांव ऐसा है कि वो नीचे है, आसपास का टेरेन जो है ऊपर था, तो पूरा गांव डूब गया था। अपनी सेटिंग पोस्चर की बात करूं तो थार के कंपैरिजन में ना फॉर श्योर ये बेटर है, बहुत ज्यादा बेटर है। आपने इसे लिया था तो कहीं ना कहीं ये जी वैगन स्टाइल जो इसका लुक है उससे भी आप कहीं ना कहीं इंस्पायर हुएंगे थार की कंपैरिजन में। बस पीछे का सीटिंग जो थोड़ा डिस्कम्फर्ट है, थोड़ा कॉम्पैक्ट है, तो वो कहीं ना कहीं मेरे को ड्रॉबैक लगा। मुझे लगा कि अब जब लेना है, इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, 18 लाख रुपए जब लगा रहे हैं, तो क्यों ना कोई अच्छा ऑप्शन देखे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ऑटो ट्यूबर। आज हमारे साथ है फोर्स गुरखा और सर है हमारे साथ इनके ओनर प्रखर जी। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस व्हीकल की पूरी डिटेल्स के बारे में, इसकी प्राइसिंग, जब इन्होंने परचेज किया था तो कितनी प्राइस पड़ी थी, पूरा डिटेल में हम इसका रिव्यू वीडियो शूट करने वाले हैं। प्लस इन्हें काफी टाइम हो चुका है इसे यूज करते हुए, तो सारी डिटेल हम इनसे शेयर करवाने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप इसके सिनेमैटिक्स देख लीजिए। तो प्रगर जी थोड़ा डिटेल में हमारे व्यूअर्स को बताइए, ताकि सबसे पहला पॉइंट ऑफ व्यू है कि जैसे इसकी कंपटीशन केवल थार है, तो जो एक सेकंड थॉट आता है इसको ना लेके उसे लेने का, सबसे पहले इसके बारे में हमें डिटेल में थोड़ा सा बताइए और धीरे धीरे फर्दर मूव करेंगे इसकी सर्विस वगैरह के बारे में। ठीक है, देखिए थार मैंने पहला प्रेफरेंस थार पे ही दिया था। ओके। एक तो महिंद्रा है और बहुत पुराना प्रोडक्ट है 4x4 में। लेकिन एक इशू, सबसे मेन जो इशू मेरे को फेस हुआ वो था कि इसमें फैमिली को नहीं ले सकते थार में, मतलब थार में फैमिली का इशू रहता है। इनफैक्ट मेरे दोस्त के पास भी कार है, मैंने उस पर ड्राइव भी किया था, हम गए भी थे, तो पीछे बैठने वालों को कहीं ना कहीं इशू आएगा, चाहे वो आप शॉर्ट राइड पे जाएं या लंबी राइड पे भी जाएं, तो बैक पेन होने का चांसेस ज्यादा है। प्लस पीछे का सीटिंग जो थोड़ा डिस्कम्फर्ट है, थोड़ा कॉम्पैक्ट है, तो वो कहीं ना कहीं मेरे को ड्रॉबैक लगा। मुझे लगा कि अब जब लेना है, इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, 18 लाख रुपए जब लगा रहे हैं, तो क्यों ना कोई अच्छा ऑप्शन देखे। तब उस टाइम गुरखा का न्यूज आ गया था कि नया मॉडल आने वाला है, नया मॉडल लॉन्च होने वाला है। तो मैं सोचा ठीक है थोड़ा वेट कर लेते। जब लॉन्च हुआ मैंने ऑनलाइन रिव्यूज भी देखे, फिर मैं खुद वेबसाइट पे गया और फिर चला के देखा, और वाइफ को भी ले गया, फैमिली को भी ले गया, जब दिखाया मैंने, और जब सेटिस्फाई हो गया कि हाँ फैमिली के लायक गाड़ी है, तो मैंने फिर उसको वन शॉट पे ले लिया था। तो अभी जैसे इन्होंने बात करी, काफी टाइम से ये देख रहे थे गाड़ी, थार वगैरह भी कंपेयर की, और सबसे पहले सर बता देते हैं, आप प्राइसिंग की बात किए थे, एग्जैक्ट इसकी ऑन रोड प्राइस आपको क्या पड़ी थी? 17.6 लाख के अप्रॉक्स थी। ओके। और उस टाइम थार भी यही रेट के आसपास थी, 25,000 प्लस माइनस था, बस ज्यादा फर्क नहीं था दोनों गाड़ियों। तो 20-25 हजार रुपए की डिफरेंस था, ज्यादा डिफरेंस नहीं था। एसेसरीज के बारे में हमने बात करी सर से कि जो कंपनी से एसेसरीज आती है, लगभग 80,000 की आपने इसमें एसेसरीज इंक्लूड कराएंगी। तो प्राइसिंग भी आपको हमने बता दी है कि लगभग थार के अराउंड ही ये कॉस्ट कर दी है। सबसे पहले आप बता दीजिए कि कितना टाइम हुआ है इसको आपको यूज करते हुए? 1.5 साल प्लस हो गया, और करीब 17,000 किलोमीटर मैंने कर लिया इस तक। मतलब 17,000 में एक अच्छा खासा आपको रिव्यू समझ में आ जाता है कि गाड़ी कैसी है, प्रॉपर इसका नेचर कैसा है, वो सारी चीजें आपको समझ में आ जाती है। यस, जो अगर गाड़ी के बारे में जानते हैं, स्टडी करते हैं, और जिनको एक्सपीरियंस है इतने सालों का, तो वो तो पहली राइड में बता सकते हैं कि उनका रिक्वायरमेंट फुलफिल होगा उसमें का। तो मैंने पहला राइड ही था, मैंने पीछे अपने घर के पीछे बोर्ड बना जिम्मे, मैंने वहां उसको ड्राइव किया और मैं समझ गया कि यार ये अपने लायक है। अपने लायक मेरे जो ऑब्स्टिकल्स वगैरह जो हम लोग जिस टाइप की ऑफर करते हैं, वो वहां पे फिट बैठी है। तो जैसे इन्होंने बताया कि इनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से परफेक्ट बैटरी, तो क्या आपकी रिक्वायरमेंट थी, क्या क्या चीजें आपको इस गाड़ी में मिली देखने को? देखिए, पहला मेरा रिक्वायरमेंट था कि मुझे ऑफ रोड व्हीकल चाहिए था, क्योंकि सिटी के लिए मेरे पास ऑलरेडी व्हीकल हो है। और दूसरा ये था कि मेरी फैमिली को भी शौक हो, फादर को शौक है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना ऐसी गाड़ी ली जाए जिसमें फैमिली को साथ में लेके जाए, साथ में लेके जाया जाती थी। क्योंकि बाइक पे तो ऑलरेडी मैं घूमता रहता हूँ, लेकिन आप फैमिली को भी मैंने कोशिश किया था कि और भी टीका वगैरह भी ले जाए गाड़ी, लेकिन वो कहीं ना कहीं मेरे को लगा कि इशू आएगा उसको ले जाने में। तो फिर मैंने इसको देखा और चूज किया। तो इसके साथ ही मैं फैमिली का कई 6 से 7 ट्रिप आराम से करे हैं, और अच्छी एक्सट्रीम लोकेशन पे देखी जाऊंगे। तो जैसे भी सर ने बताया कि फैमिली के हिसाब से ये व्हीकल परफेक्ट है, और एक प्रॉपर फैमिली व्हीकल नहीं यूज कर सकते इसे, आपको एक सेकंड व्हीकल रखना पड़ेगा अपने लिए, जैसे आपने कर रखा है कि प्राइमरी व्हीकल आपने अर्टिगा नॉर्मल
जगहों के लिए। हाँ नहीं, वो देखिए वो आपका कॉल रहेगा। जैसे मेरे पास ऑलरेडी व्हीकल था पुराना, तो मेरे लिए सेकेंडरी ऑप्शन हो गया। लेकिन जिसके पास नहीं है, जैसे कुछ फ्रेंड्स हैं उनके पास वो ऑफिस के लिए भी यूज कर रहे हैं, डेली कम्यूट के लिए भी यूज कर रहे हैं, वीकेंड से भी यूज कर रहे हैं और लॉन्ग टूर्स के लिए यूज कर रहे हैं, तो वो आपका प्रेफरेंस करता है। वो टोटली पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, वेरी करता है। और जैसे कि अभी हमने बात की कि आप इसे फैमिली के हिसाब से यूज कर सकते हैं, लेकिन थार के साथ वो ऑप्शन नहीं है। वो नहीं है। वो मैं आपको बता रहा हूँ ना, वो सिटिंग, जो आपको इंटीरियर का जो सिटिंग मिलेगा खासकर रेयर में, वो बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं है। आप अभी ठीक है, आप टाइमिंग बोल सकते हैं कि संडे के हिसाब से वो आप उसको चला सकते हैं, लेकिन आप बोले कि मुझे स्पीति जाना, लद्दाख जाना है, जहाँ के लिए गाड़ियां बनी है, अगर आप वहां नहीं जाएंगे तो फिर वो मैं आपको बता रहा हूँ, वो प्रैक्टिकल गाड़ी तो लंबा ट्रिप के लिए नहीं है। और इनफैक्ट जो मेरे फ्रेंड्स हैं जो गए हैं इतने लंबे टूर पे लेके गए हैं, उन्होंने बोला है कि यार होके तो आ गए, लेकिन जो एंजॉयमेंट मिलना चाहिए, सिटिंग जो मिल रही थी कंफर्टेबल, वो नहीं मिली है। और मैं बता रहा हूँ ना आपको, सिटिंग जो उसकी ना कैप्टन सीट है और रेक्लाइनर की ऑप्शन है इसमें, तो आप आराम से कंफर्टेबल आपकी फैमिली का कैरी कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो गाइस ये इसमें एक चीज और फायदा मेरे को लगा, थार में रेयर सीट पे जो सामान रखने का ऑप्शन है वो बिल्कुल लिमिटेड है। कितना मतलब आप मांगते, बहुत लिमिटेड स्पेस है उसमें। इसमें आप अगर अंदर जाएंगे ना, तो आप देखेंगे तो जो कैप्टन सीट, जो रेयर सीट है, उसके बीच में भी एक आप सूटकेस आराम से या बैग रख सकते हैं। प्लस अगर आपको सामान उठाना भी है ना, तो जस्ट आपको छोटा सा टर्न होना है और आपका बैग उठा के आप सामान ले सकते हैं। सो प्रैक्टिकलिटी के मामले में थार से ये बेटर है। रियर में भी अभी हम लोग चलेंगे और पूरी डिटेल्स के बारे में बात करेंगे। सो गाइस, ये था इसका छोटा सा डिटेल। अब थोड़ा सा वॉक अराउंड के बारे में बात कर लेते हैं। सर, आपने इसे लिया था तो कहीं ना कहीं ये जी वैगन स्टाइल जो इसका लुक है, उससे भी आप कहीं ना कहीं इंस्पायर हुएंगे थार की कंपैरिजन में। सो उसके बारे में थोड़ा सा। इसका जो डिजाइन है वो जी वैगन से इंस्पायर्ड है। इनफैक्ट इसमें जो अभी इंजन भी लगा है, मर्सिडीज का जी वैगन का इंजन लगा है, पर पुराना वाला लगा हुआ है। जी वैगन का ही इसमें लगा हुआ इंजन, पर पुराना लगा है। इसको BX6 के हिसाब से मॉडिफाई करके अपडेट किया गया, क्योंकि इसके नॉर्म्स पुराने थे। तो इसको नॉर्म्स मॉडिफाई करके इसमें कुछ चेंजेस वगैरह करके BS6 के हिसाब से स्टैंडर्ड फिक्स किया गया है। सो गाइस, आप फ्रंट से देख सकते हैं काफी हद तक जी वैगन वाला लुक आता है, और ये जो लाइट्स वगैरह आप देख रहे हैं, इसके कारण ये जी वैगन जैसा फील भी आपको देती है। साइज की बात करेंगे अगर गाड़ी की, तो सबसे ज्यादा मतलब आप डिजाइन देखो और बॉक्सी स्ट्रक्चर देखो, काफी इसको एक काइंड ऑफ फुल SUV वाला फील देता है। चाहे इसके व्हील्स हो, ये सब एसेसरीज का पार्ट है, व्हील्स वगैरह। ओके, तो उसके बाद आप एक बार लुक देखो। अगर यहाँ से अगर साइड से देखेंगे ना, तो ये देखिए मेरा कमर और सीट मैच करता है, मैच कर रहा है। तो गाइस ये देखो, मतलब इनफैक्ट कभी हम जैसे ड्राइव पे जाते हैं हाईवे वगैरह पे, हाँ, तो जो बस वगैरह चलती है ना, हाँ, बस है, ट्रक है, उनके ड्राइवर का मैं पूरा बॉडी देख सकता हूँ। तो कभी कभी वो हमारी आंखें देखते इनका हाइट देखो कितना ज्यादा है। इनफैक्ट फॉर्च्यूनर भी ऐसा लगता है कि यार बच्चा है। और स्कॉर्पियन, मेरे फ्रेंड के पास स्कॉर्पियन है ना, तो हम लोग कभी ड्राइव पे निकलते हैं तो उसकी गाड़ी का जो उनको तो अट्रैक्शन मिलना चाहिए, वो उसको इतना नहीं मिल पाता, इतना उसको मिल जाता है। ओके, तो ये जो अट्रैक्शन वाली बात आई है ना, अटेंशन सीकर है ये गाड़ी। मतलब आप नॉर्मल 10 गाड़ियों के बीच में ये अलग ही यूनिक आपको दिख जाएगी। रियर सीट के बारे में हम लोग बात कर रहे थे कि वहां पे स्पेस जो है ना, बूट के बारे में, उसको मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊं। सो थार के कंपैरिजन में वो स्पेस आपको काफी ज्यादा देखने को मिलने वाला है। सो गाइस, ये चीजें आप देख सकते हो, थार में यहाँ पे खत्म हो जाता है इतना स्पेस मैक्सिमम, और यहाँ पे आप स्पेस देखो कितना ज्यादा है। मतलब आप बहुत सारी चीजें अपने हिसाब से अकॉर्डिंग रख सकते हो। ये सब चीजें काफी अच्छा स्पेस है, और बीच में भी जैसे आपको बता रहे सर, वो भी मिल जाएगा। सीट्स रिक्लाइनिंग एडजस्ट होती हैं सारी चीजें, तो वो चीजें काफी अच्छी हैं। सर, इसका प्रॉपर आपको यूज क्या है, ये सब चीजें, एसेसरीज जो है, उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताइए। मैं आपको बताऊं पहले एसेसरीज में क्या क्या आता है। बेसिकली एक जो गाड़ी है सिर्फ एक ही मॉडल में आता है, और एसेसरीज का पार्ट जो रहेगा वो रहेगा आपका अलॉय व्हील, ओके, ये व्हील कैप, लेडर, और अगर आप फ्रंट में आएंगे तो ये विंडशील्ड, और ये इसका कैरियर। तो ये सारी चीजें जेरी कैन कैरियर इसमें ऑप्शन है। जेरी कैन भी आप इसमें, जेरी कैन इसमें अलग से चार्जेबल था, वो मैंने लिया नहीं, और इसमें ऑप्शन दे रखा है, ऊपर लॉक भी दे रखा है, लॉक दे रखा है प्रॉपर। तो ऑफ रोडिंग की सारी एसेसरीज कंपनी से ही आपको प्रोवाइड होती हैं। और एक चीज, इस गाड़ी का सबसे मेन जो फायदा अगर देखा जाए एसेसरीज का कस्टमाइजेशन में, तो ये जो गाड़ी है एज इट इज ये RTO अप्रूव है। यानी मैं इंडिया के किसी भी स्टेट में चले जाऊं, इनफैक्ट अगर मैं साउथ में भी चला जाऊं, तो मुझे को रोकेगा नहीं, क्योंकि इसका जो
कैरियर है, अलॉय व्हील्स है, और ये जो एसेसरीज का पार्ट है ये बाय डिफॉल्ट कंपनी देती है। अगर आप यही कस्टमाइजेशन अगर आप थार में कराना जाएंगे ना तो आरटीओ आपको इशू नहीं देगा, और कहीं ना कहीं आपको किसी स्टेज पे आप जाएंगे तो आपको प्रॉब्लम आएगा ही आएगा क्योंकि इसके वजह से ना इसके लुक्स काफी ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा मॉडिफाइड है ये व्हीकल। तो ये प्रॉपर आरटीओ अप्रूव है, तो उसमें कोई भी अगर आप कंपनी के वेबसाइट पे जाएंगे ना तो एज इट इज आपको मॉडल जो इनका टेस्ट व्हीकल भी आपको देखने को मिलेगा शोरूम वगैरह पे, सेम एज इट इज ही रहता है। ओके, कोई चेंजेस नहीं रहेगा, कोई चेंजेस नहीं है। तो आपको कोई अगर रोकता भी तो आप प्रॉपर डॉक्यूमेंट दिखा सकते हो कि कंपनी की से इंस्टॉल चीजें हैं, इसमें कोई भी फाइन वगैरह आप आफ्टर मार्केट जैसे थार में आप कराने जाओगे ना तो कहीं ना कहीं आपको रोकेंगे फॉर श्योर। आप साउथ जाओगे जैसे केरला हो गया, तमिलनाडु वगैरह, वहाँ पे जहाँ पे स्ट्रिक्ट ज्यादा है, हाँ वहाँ पे आपको रोकेंगे, इस गाड़ी को नहीं रोकेंगे। ओके, सो गाइज लुक एक बार मैं दिखा दूं आपको, मॉडिफिकेशन की जरूरत भी नहीं है। जिस हिसाब से कंपनी से स्टॉक आती है एसेसरीज के साथ, सारी चीजें आपको ऐसी देखने को मिलेंगी कि लगेगा कि हाँ ये थोड़ा सा मॉडिफाई की गई है। सो ये था इसका एक्सटीरियर। और अब बात कर लेते हैं इसके बारे में कि इसकी सर्विस कॉस्ट वगैरह कैसी है और सर्विस का एक्सपीरियंस कैसा है। जैसे कि सर्विस सेंटर थोड़ा सा कम भी है अगर महिंद्रा से कंपेयर करेंगे, तो उसका थोड़ा सा एक्सपीरियंस हमारे व्यूअर्स को बताइए। देखिए, सबसे पहली बात तो ओल्ड इज गोल्ड जो बोला जाता है वो इस पे एप्लीकेबल होता है। ओके, गाड़ी पुरानी है, डिजाइन पुरानी है, इंजन पुराना है, लेकिन इसकी रिलायबिलिटी ज्यादा है। ओके, इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स बिल्कुल नहीं है। आप अगर बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स की तो मेरे हिसाब से इसमें सिर्फ और सिर्फ जो FI है, जो फुल इंजेक्टेड टेक्नोलॉजी है, बस वही है। इसके अलावा इसमें कोई टेक्नोलॉजी यूज नहीं करी गई है। तो मेरे हिसाब से आई थिंक ये ज्यादा रिलायबल रहती है गाड़ियां, क्योंकि अगर आप पुरानी गाड़ियों को कंपेयर करेंगे जिसमें टेक्नोलॉजी कम रहती है, तो रिलायबिलिटी आपको ज्यादा रहती है, ज्यादा मिलती है। तो मेरे हिसाब से अभी तक तो मुझे गाड़ी ने कोई इश्यू नहीं दिया है। और सर्विस अगर बात करी जाए तो इसका मुझे लास्ट सर्विस जो पड़ा था वो 10,000 समथिंग का पड़ता है, क्योंकि इसका कूलेंट और ऑयल का क्वांटिटी बहुत ज्यादा है। कुछ 12-15 लीटर इसमें कूलेंट डलेगा, कूलेंट पड़ता है, 7-8 लीटर डलता है इसमें। तो सर्विस कॉस्ट आपका वहां पड़ेगा, लेकिन इसका रनिंग ज्यादा है। 20 से 25 हजार किलोमीटर आपका आराम से रन चल जाएगा। मतलब सर्विस इंटरवल 20 से 25 हजार किलोमीटर है। मतलब मान के चलिए, मेरे हिसाब से मैं तो साल भर तक, मतलब एक बार मैं सर्विसिंग कराता हूँ साल भर के लिए, मेरा पूरा साल भर होना है, क्योंकि मेरा रनिंग 10,000 के आसपास, 10-15 हजार के आसपास किलोमीटर, उसमें भी बच जाता है रनिंग में भी देखा जाए तो। ओके, तो ये ज्यादा है इसका। ओके, तो 10,000 सर्विस कॉस्ट है, लेकिन इंटरवल ज्यादा होने की वजह से वो बैलेंस चीजें पड़ जाती हैं। ओके, तो नॉर्मल थार वगैरह में 10 से 15 हजार किलोमीटर पे सर्विस होती है, 10,000 किलोमीटर आप एक्स्ट्रा चला पाओगे एक सर्विस के बाद। और थार की भी कॉस्ट वगैरह समथिंग इसी 8 से 10 हजार के बीच में ही आती है। वो तो इतना मेरा आइडिया नहीं, लेकिन मेरा तो लास्ट टाइम जो खर्चा आया था वो यही आया था, क्योंकि अभी इसमें एक सर्विस और बाकी है फ्री मेरी। ओके, उसके बाद हो सकता है कि लेबर कॉस्ट थोड़ा सा बढ़ जाए, लेकिन वो कहीं ना कहीं बैलेंस हो जाता है। रनिंग ज्यादा है ना इसका, रनिंग एवरेज जो सर्विस इंटरवल ज्यादा है, बैलेंस हो जाता है। सो गाइज, यही था इसका बेसिक सा डिटेल्स सर्विस कॉस्ट वगैरह के बारे में। अब बात करते हैं सर इसकी कैपेबिलिटीज के बारे में, थोड़ा हमारे व्यूअर्स को बताइए। देखिए, अभी तक जितना मैंने गाड़ी इसको चलाया है, अभी तक सिर्फ और सिर्फ ये 2 बार फंसी है मेरे साथ में। ओके, वो भी स्टक हो गई थी गाड़ी। बेसिकली हुआ क्या था कि इसका ये मड के ऊपर चढ़ गई थी, तो चारों व्हील्स फ्री हो गए थे, तब मुझे ट्रैक्टर से रिकवरी करना पड़ी थी। बाकी इसके अलावा 55 डिग्री का इंक्लाइन मैंने इससे करा है। और 2 साल पहले जब इंदौर में कुछ पानी गिरा था, तब मेरे फादर के साथ में यहाँ पे तीनसा फॉल के आगे एक साहू खेड़ी का गाँव है, वहां हम लोग गए थे। तो वहां पे हम स्टक हो गए थे, क्योंकि पानी इतना गिरा था कि वो गांव ऐसा है कि वो नीचे है, आसपास का टेरेन जो है ऊपर था, तो पूरा गांव डूब गया था। अब गांव वाले सबने पूछा कि यार भैया हमको जाना है, तो उन्होंने बोला कि सर जो एक और रास्ता है अल्टरनेटिव, वो कट के बह गया, बाकी फिर आपके पास ऑप्शन यही है कि आप गांव में से इसके पानी में से जाएं, लेकिन अभी हमको वेट करना पड़ेगा। तो मैंने बोला इतना कौन वेट करेगा, क्योंकि ऑलरेडी हमको 5, 5:30, 6 बज गया था। तो मैंने फादर को बोला कि अपन ट्राई करते हैं। तो यहाँ तक पानी तक हमने गाड़ी निकाला है, यहाँ तक। अच्छा, इसमें स्नॉर्कल है, हाँ, इसमें स्नॉर्कल है। वाटर डेविंग कैपेसिटी इसकी बहुत ज्यादा है, लेकिन कंपनी बोलती है, कंपनी ने कहा है कि सर आप यहाँ तक कैसे करें, लेकिन स्टिल हमने रिस्क लेके यहाँ तक इसको डुबा रखा था, पूरा यहाँ तक डुबा रखा था पूरा गाड़ी। वो गांव के सेंटर में से गया था, तो मेरे हिसाब से आई थिंक यहाँ तक तो पानी चला गया था पूरा। इंटीरियर में पानी नहीं, कोई नहीं। इंटीरियर की इसकी जो
जो पेसिंग वगैरह जो रबड़ की जो पेसिंग कर रखी है ना, वो इतनी प्रॉपर है कि अंदर तक पानी नहीं गया मेरे नहीं गया। साथ, बिल्कुल नहीं गया। और करीब करीब आधा 1 किलोमीटर पर गाड़ी चलाई गई, आधा से 1 किलोमीटर तक। तो उसके बाद वहाँ पे आसपास के लोग आपको देख के अलग ही, वो सीन ही अलग होगा प्रॉपर, क्योंकि हाँ मैं तो बता रहा हूँ ना आपको, हम लोग घुसे थे, हमारे पीछे 2 स्कॉर्पियो घुसी थी। अच्छा, मतलब हम लोगों ने हिम्मत दिखाई तो हमारे पीछे 2 स्कॉर्पियो लोकल्स की थी, तो उन्होंने भी ट्राई किया था। और काफी मतलब वो तो मेरा लाइफ टाइम का एक्सपीरियंस रहेगा, मैं वीडियो आपको शेयर कर दूंगा। ओके, तो मैं वीडियो भी इंक्लूड कर दूंगा, वो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग, मैं भी देखना चाह रहा हूँ वो सीन कैसा होता है। तो मतलब आप इसकी ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज से प्रॉपर सेटिस्फाइड मतलब जहां तक मैंने इसको कैपेबिलिटी टेस्ट किया है वहां तक किया, और मतलब मैंने इसको हद तक ले गया, तभी कहीं ना कहीं इसने बोला है कि चलो और नेक्स्ट लेवल करते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ 55 डिग्री कितना होता है, इतना होता है 55 डिग्री इतना होता है, इतना इंक्लाइन भी मैंने इसको करा हुआ है। और वो ऐसा नहीं था कि जैसे सीमेंट रोड है या डामर का रोड है, वो पूरा रोलिंग स्टोन्स वाला था, मतलब व्हाइट वॉश हो गया था। बारिश के बाद हम लोग गए थे, मैं फादर को लेके गया था, वो पूरा टेरेन जो ट्रेल था वो व्हाइट वॉश हो गया था, उसके बाद भी वो गाड़ी आराम से फर्स्ट गियर में चढ़ गई थी। सो गाइस, बात कर ली हमने इसके पॉजिटिव्स के बारे में, अब सर थोड़ा सा नेगेटिव्स के बारे में हम बात करते हैं इसके। देखिए सबसे पहला तो गाड़ी थोड़ा बल्की है, ओके, और एक्चुअली जब आप चलाते हैं तो आपको फील होता है, प्रॉपर फील होता है कि गाड़ी बल्की है, तो आपको कहीं ना कहीं आपका एक लिमिट बांध कर रखना पड़ेगा। हाँ। जैसे मेरा अगर मैं बताऊं तो 90 इज द स्पीड लिमिट, 80 का बाय डिफॉल्ट सेंसर आता है, इसमें अलर्ट आता है कंपनी की तरफ से। बाकी 90 तक मैंने इसको चलाया, उसके ऊपर मैंने कोशिश कभी नहीं करी, क्योंकि थोड़ा बल्की होने के कारण इसका स्टॉपिंग डिस्टेंस थोड़ा बढ़ जाता है। अगर आप बोलेंगे कि इमरजेंसी ब्रेकिंग लगाना है तो कहीं ना कहीं इसको एक डिस्टेंस चाहिए मिनिमम रोकने के लिए। दूसरा क्या है कि हाई स्पीड पे अगर आप शार्प टर्न मारने का सोचें तो कहीं ना कहीं आपको फील हो सकता है कि गाड़ी रोल कर जाएगी, लेकिन अभी तक ऐसा हुआ नहीं है, क्योंकि ऑफ रोड में भी मैंने काफी हद तक इसको इतना करके रखा था टिल्ट भी, लेकिन कभी रोल कभी नहीं करी। लेकिन स्टिल एज ए प्रिकॉशनरी, देखिए हम अपने सेफ्टी पहले प्रेफरेंस करेंगे, तो कहीं ना कहीं ज्यादा स्पीड पे अगर आप इसको शार्प टर्न लेने की कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको फील होगा कि गाड़ी रोल होगी। बेटा आज तक कभी रोल ऐसा हुआ नहीं है। तो टॉल बॉडी डिजाइन होने के कारण थोड़ा सा आपको लगता होगा कि बॉडी रोल वगैरह अच्छा खासा है इसमें। बाकी अगर ऑफ रोडिंग की बात करी जाए तो सिर्फ एक ड्रॉबैक मेरे को लगा, वो है इसका स्विंग आर्म का। अगर आप नीचे देखेंगे तो ये स्विंग आर्म का जो डिजाइन है वो पुराना रखा अभी भी उन्होंने, मतलब और गोरखा से कंपेयर करेंगे तो डिजाइन बिल्कुल सेम है, तो कहीं ना कहीं ये टकराता है, ये चीज आपको थोड़ा। और अगर आप देखेंगे भी ना, जूम करके देखेंगे ना, तो देखिए वो जहाँ कलर निकल के जंग लगी ना, वो सब जगह पत्थर टकरा है उससे, वो प्रॉपर पॉइंट्स जो दिख रहे हैं आपको यहाँ पे। मतलब अगर आप हार्डकोर एंड्यूरो मोड में अगर जाते हैं, यानी एंड्यूरो मोड में अगर आप सोचेंगे हमको ऑफरोडिंग करना है, तो कहीं ना कहीं ये स्विंग आर्म टकराता है। बाकी रेयर में कभी नहीं टकराया, फ्रंट में बम्पर वगैरह भी कभी टकराया नहीं, सिर्फ स्विंग आर्म की इशू है। और यही हुआ था लास्ट टाइम भी जब मैं फंसा था ना, तो यही हुआ था कि गाड़ी पत्थर पे चढ़ के स्विंग आर्म उसके चढ़ गए थे, तो बैठ गए थे। ओके, तो वो गाड़ी के वहीं इंस्टॉल हो, ट्रैक्शन लूज कर दिया स्विंग आर्म के कारण, उस चक्कर में वो गाड़ी खींचनी पड़ गई थी। कभी कभी जैसे आप 4x4 के साथ क्या होता है कि आप अकेले कभी जाते हैं ना, तो आपको विजिबिलिटी आपका ब्लॉक हो जाता है, आपको सिर्फ इतना सा और यहाँ का व्यू दिखता है, इस साइड का दिखता नहीं। तो वही गलती हुआ था, मैं सोलो गया था, अकेला गया था, तो वो मेरे से चढ़ गई थी गाड़ी। बाकी अगर आपके साथ में आप जाते हैं को ड्राइवर लेके, तो वो आपको कहीं ना कहीं गाइड कर देगा, तो उसमें कोई इश्यू नहीं होने वाला है। और बेसिकली देखो ऑफरोडिंग का एक पहला रूल बता है कि हमेशा अकेले नहीं जाना है। और ये देखो मोटरसाइकिल ऐसी चीज है कि मैं फंसता हूँ तो मैं ऐसे उठा के साइड धक्का देके खींच के बाहर कर लेता हूँ। ये गाड़ी ऐसा है कि मतलब जान निकल जाएगी। ट्रैक्टर भी कभी कभी फेल हो जाता है सामने इसके, अगर ये बहुत बुरी फंस जाए तो। वेट के कारण वेट का मैं एग्जाम्पल भी दिखाता हूँ, एक बार मैं अपन इसका बोनट ओपन करके देखेंगे। सो गाइज एक बार इसका वेट देखो, इसके वेट से आपको समझ में आ जाएगा कि गाड़ी का वेट कितना होगा, और इसका वेट के अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि इसको टैंक घोषित कर देना चाहिए जिस हिसाब से इसका वेट है। इसका वेट ही कम से कम 15 किलो है। 15 किलो का केवल ये है, और अकेला इनफैक्ट सिंगल हैंड से आप ओपन भी नहीं कर पाओगे। तो सिंगल आप इसे ओपन भी नहीं कर सकते हो, और मेरे को इसको देखने के बाद ऐसा लग रहा है ना कि फील आ रही है कि गाड़ी ने इसको प्रॉपर टैंक ही घोषित कर देना चाहिए। जो गाड़ियां बन रही है, हाँ, उनके डोर पे आप मार के देखना, तो उसमें जो स्टील की शीट रहती है, शीट रहती है, वो मूव करती है। इसमें देखना, ये देखो, आप एक्चुअली फील करोगे कितना हैवी ड्यूटी इसको बनाया गया है। ओके, सो ये जो क्वालिटी शीट की ना, ये काफी हैवी है। तो इस प्रॉपर मतलब बिल्ड क्वालिटी के मामले में भी आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जहाँ थार 5 स्टार है,
तो ये भी कहीं ना कहीं उससे कॉम्पीट करेगी। नेगेटिव्स की जैसे हम बात कर रहे हैं, जो अगले पॉइंट में इंक्लूड करूंगा वो इसके नेगेटिव में आता है। एवरेज की बात कर लेते हैं, एवरेज कितना क्लेम कर रहे हैं आप इससे? देखिए एवरेज का ऐसा है कि ये गाड़ी देखा नॉर्मल, अगर मेरा ऑब्जर्वेशन जो रहा है वो रहा है 8 से 10 किलोमीटर 4x2 में, और 4x4 में आप जाएंगे तो वही गिर जाएगा 5 से 6 में। लेकिन देखिए 4x4 व्हीकल्स अगर आप ओन करेंगे ना तो एवरेज की बात बिल्कुल ना करें, क्योंकि अगर ट्रेल्स पे जाते हैं, ऑफ रोड पे जाते हैं, तो अगर आपको नॉर्मल टर्रेन मिल जाता है तो इजीली आप 6-7 का एवरेज निकाल के बाहर हो जाओगे। लेकिन वहीं अगर कोई ऑब्स्टिकल में फंस गए और वो ऑब्स्टिकल से निकलने में आपको आधा घंटा लग गया तो आपका एवरेज वो 2-3 पे जाता है। 2-3 पे तो वो ऑफ रोड में आप कभी होते हैं, क्योंकि मतलब मैं इनफैक्ट जितनी बार भी ऑफ रोड करता हूँ हमेशा फुल टैंक कराते रहता हूँ, क्योंकि यू नेवर नो ना कि आप कहाँ फंस जाओ। अगर आप हो सकता है कि आप निकल भी जाओ, हो सकता है आप फंस जाओ, और फंसने में हो सकता है 1 घंटा लग जाए, 2 घंटा लग जाए। तो ऑफ रोड व्हीकल का एवरेज इस पे डिपेंड करता है, फैक्टर्स बहुत सारे होते हैं, लगाते हैं तो एवरेज आधा हो जाता है। तो तो ये थी इसकी एवरेज की बात। अब बढ़ते थोड़ा सा इंटीरियर में बात कर लेते हैं, क्या कैसी चीजें आपको देखने को मिलती है। गाइस हम बात कर लेते हैं इसके रियर की सीटिंग के बारे में। तो रियर में बैठने के लिए ना आपको प्रॉपर यहाँ पे दिया गया है ग्रैब हैंडल, और लैडर को भी आप पकड़ सकते हो, ग्रैब हैंडल आपको यहाँ मिलेंगे। अब है ये इसका रियर का स्पेस। ओके, तो ये रिक्लाइन एंगल आपको मिलेगा, और ये आपका शोल्डर हैंड सपोर्ट भी मिल जाएगा इसमें आपको आराम से। सो ये लेग रूम एडजस्ट नहीं हो सकता क्या इसका? फ्रंट सीट, ये सीट पूरा आगे में। अच्छा पूरा। तो ये अभी फ्रंट वाली सीट ना पूरी पीछे है, उसके बाद एक बार इसे आगे करते हैं तो इससे आपको एक ओपिनियन मिल जाएगा अगर आप फैमिली के लिए खरीद रहे हो तो रियर की स्पेसिंग वगैरह कैसी है। सो प्रैक्टिकल है। व्यू देखो आप, ऐसा लगेगा कि आप काफी टॉल व्हीकल में बैठे हो, बिल्कुल नेक टू नेक आपको फीलिंग आएगी, और प्रॉपर व्यू भी आता है। सीट को आप रिक्लाइन भी एडजस्ट कर सकते हो, हैंड रेस्ट वगैरह भी आपको आर्म रेस्ट देखने को मिल जाएगा। सो काफी कंफर्टेबल है। मतलब अगर मैं अपनी सिटिंग पोस्चर की बात करूं तो थार के कंपैरिजन में ना फॉर श्योर ये बेटर है, बहुत ज्यादा बेटर है। थार में रियर में बैठने में प्रॉब्लम मैंने फेस करी थी, काफी आपको क्लॉस्ट्रोफोबिक सा फील होगा, लेकिन यहाँ की इसमें हेडरूम भी आप देखेंगे तो बहुत, हेडरूम भी आप देख लो, थार में आपको हेडरूम भी कम मिलता है, तो उसके कंपैरिजन में ना यहाँ जगह काफी अच्छी दी गई है। तो रियर में अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो इसके बाद आप डिसीजन ले सकते हो कि आपके लिए, फैमिली के लिए ये रहेगी कि नहीं। सो हाइट वगैरह काफी अच्छी खासी है, और आपको बैठने में मजा आएगी। अंदर एक ऑफ रोडिंग वाला फील जो है ना वो उसके बाद आ जाएगा। इंटीरियर के बारे में थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को बताइए, क्या कैसी चीजें हैं और आप कितना सेटिस्फाइड है इसके इंटीरियर से? देखिए मैं अभी भी बता रहा हूँ, ये ऑफ रोड व्हीकल है, तो ऑफ रोड व्हीकल के लिए आप लग्जरी तो बिल्कुल उम्मीद मत करो, क्योंकि अभी आप देखो गाड़ी अगर चलती है तो ये देखो धूल, डस्ट कितना आता है। अगर आप ऑफ रोडिंग में जाएंगे तो धूल उड़ेगा, नेचुरल सी बात है। तो जितना आप लग्जरी लेने जाएंगे ना उतना ही कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम लॉन्ग टर्म में आएगी। इसलिए बेसिक मेरे हिसाब से सारा रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहा है। इसका जो कैनवुड का टच स्क्रीन है वो भी सेटिस्फाइड है, सेटिस्फाई बोल सकते हैं, बेसिक है, सेटिस्फाई कर सकता है। आपका मैप वगैरह इसमें चल जाएगा, और गाने वगैरह भी हैं इसमें, एंड्रॉइड का और कार प्ले वगैरह भी ऑप्शन दे रखा है इसमें, तो वो भी आपका चल जाएगा। तो मेरे हिसाब से मेरे को तो सेटिस्फाई लगा है, कुछ रिक्वायरमेंट नहीं लगी। सिर्फ मुझे बस इसका प्रॉब्लम लगा रेयर मेमोरी का, ये हर किसी कंप्लेंट है एक्चुअली। ये जब आप नाइट पे जब क्लिक इसमें करते हैं ना तो ये जाम हो गया, देखो। अच्छा, हाँ, तो ये प्रॉब्लम हो गया, ये स्टक हो गया, तो आपको मैनुअली उसको मूव करना पड़ेगा। और ये मेरा नहीं, हर गाड़ी का, मतलब बाय डिफॉल्ट कंपनी का ही ड्रॉबैक है, इसको बोल सकते हो। ये ड्रॉबैक कंपनी का हर गाड़ी में, मतलब इनफैक्ट जो जिस मैं ग्रुप में जुड़ा हूँ वहाँ भी ये सेम कंप्लेंट आती रहती है। तो मान के चलिए कि ये तो बाय डिफॉल्ट आपको साथ में मिलेगा कंपनी का, तो इसका कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये मेरे को मैनुअली नाइट में मैनुअली करना पड़ता है। इसमें ये जो क्या बोलते हैं ना उसका स्विच जो है ये जाम है, और इसमें बाकी मेरे को तो और कुछ लगा नहीं है। बाकी अगर आप देखेंगे पीछे का सीटिंग आप देखना बैठ के, बाकी रियर की भी चीजें मैं आपको दिखा दूं, काफी अच्छा खासा स्पेस मिलता है, और सीट्स वगैरह भी कंफर्ट अच्छी है। बाकी अगर आप यहाँ का इसका बात कर डैशबोर्ड का भी, जो मिडिल में है, इसमें एम्पल अमाउंट सामान देखिए, पानी का बोतल, पर्स, 2 मोबाइल और परफ्यूम और मेरा सब कुछ सामान, मतलब प्रैक्टिकलिटी में प्रॉपर प्रैक्टिकल गाड़ी है। इसमें आप स्पेस पूरा मिलेगा, आपको भरपूर स्पेस मिलेगा। बाकी अगर यहाँ भी आपके पास ऑप्शन है, आप चाहे तो जैसे मेरा ये इधर भी रख सकते हैं सारा सामान, और ग्लव बॉक्स वगैरह भी आपको इधर देखने को मिल जाता है, जिसकी साइज काफी डिसेंट है। सारी चीजें आराम से आ जाती हैं। और यहाँ पे आपको डिफरेंशियल लॉक वगैरह देखने को मिलता है। इसमें जो डिफरेंशियल लॉक है ये मैनुअली है, तो उसका थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को बताइए, क्योंकि जब ऑफ रोडर व्हीकल कोई प्रेफर करता है तो ये एट इंस्टिंक्ट, जैसे ये फंसने के बाद नॉर्मल गाड़ी होती है इसमें ऑटोमेटिक इंगेज होगा तो वो निकल जाती है,
तो इसका थोड़ा सा आपको ड्रॉबैक लगता है कि पॉजिटिव पॉइंट लगता है ये? देखिए अगर हम आज की बात करें, जो स्कॉर्पियन की एग्जांपल ले लेते हैं, स्कॉर्पियन में जो है वो ऑटो डिफरेंशियल लॉक आता है। तो जैसे ही उसको महसूस होता है सेंसर को कि दोनों टायर का मूवमेंट में डिफरेंस आया है, तो वो उसको लॉक करता है। ये हो गया ऑटो। सेम वही काम ये मैनुअली करता है। अब इसमें क्या होता है कि कभी कभी तो आपको रिक्वायरमेंट पड़ती नहीं, लेकिन कभी रिक्वायरमेंट पड़ती है तो आप मैनुअली आपको लगे तो आप उसको पुल करके लॉक कर सकते हैं। और मेरे हिसाब से जहाँ तक मुझे जितनी भी गाड़ियों के बारे में पता है, ये सिर्फ ऐसी गाड़ी है जिसमें रेयर के साथ साथ फ्रंट डिफरेंशियल लॉक, रियर के साथ साथ फ्रंट आता है, प्लस मैनुअली भी किसी में नहीं आता है। तो ये दो चीजें आपको मिलती हैं, रियर डिफरेंशियल लॉक के साथ फ्रंट का भी आप अलग से इसे लॉक कर सकते हो। मतलब मैं वही बोल रहा हूँ ना, ओल्ड इज गोल्ड है। अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो आप पुल करो, एल्स नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम। और इसमें ये है कि ये मैनुअली लॉकिंग में आपको एश्योरिटी 100% आती है। अभी मैंने स्कॉर्पियन में कभी कभी ऑब्जर्व किया है कि सेंसर कभी कभी कहीं ना कहीं कुछ डिले हो जाता है। अगर आपका सेंसर प्रॉपर काम कर गया तो ठीक है, और नहीं काम करा तो फिर वहाँ पे डिले हो। यस, यही तो है। मैं उसके बोल रहा हूँ कि ये गाड़ी में कोई भी आपको सेंसर नहीं मिलेगा अपार्ट फ्रॉम ABS, EFI, ऑक्सीजन, O2 जो BS6 की रिक्वायरमेंट है, बस उसके अलावा तो जो भी आपको करना मैनुअली करो। तो यही कैपेबिलिटीज आपकी और आपकी मशीन की टेस्ट होती है। यानी जो बोलते हैं जो ओल्ड स्कूल प्रीफर करते हैं वो एक्चुअली ऑफ रोडर्स होते हैं। नहीं तो देखो ना आप पूरा मैनुअली सब तामझाम पूरा मैनुअल है। नहीं तो स्कॉर्पियन में तो क्या मैं बता रहा हूँ आपको, ऐसा गियर लगाया मैनुअल, उसमें ऑटोमेटिक में टेरेन चूज किया आपने, वो मतलब आप ऑफरोडिंग करने का जा रहे हो, आप क्या कर रहे हो, वो तो गाड़ी कर रही है। फिर सही बात है, ऑफरोडिंग तो आप कर रहे हो ना, आपको करना है तो फिर आप चूज करो कि 4x4 हाई लगाना है, लो लगाना है, डिफरेंशियल लॉक लगाना है, और ट्रैक्शन कंट्रोल भी आपको आपके क्लच और एक्सीटर से मैनेज करना है। और वही काम मशीन कर रही है, तो फिर फर्क क्या रहा? और वही आपको मजा आता है। जो बोलते हैं ना, जो छोटा सा लाइन है डिफरेंस ऑटोमेटिक और मैनुअल में, वो यही होता है। और वो जो चलाने वाला है ना, सिर्फ वही महसूस कर सकते हैं और कोई कंपेयर नहीं कर सकता। तो सर के फेस की स्माइल ही बता रही है कि आपको मैनुअल, अगर आप जो प्रॉपर लवर होते हैं ना, ऑफ रोडर चाहिए आपको, मतलब सारी चीजें आपके हैंड में रहनी चाहिए, तो वो चीजें, वो फील यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। तो सर से काफी अच्छा लगा मिलके। प्रॉपर इन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, नेगेटिव शेयर किए, पॉजिटिव शेयर किए। एक चीज मैं लास्ट में पूछना चाहूंगा सर, कि अगर किसी को ये व्हीकल प्रेफर करना है, खरीदने का सोच रहा है, तो आपका क्या ओपिनियन है उसके बारे में? आपकी तरफ से क्या आप उसे अपनी वो देना चाहते हो? देखिए, मेरा तो एक ही चीज कहना है, एक्चुअली ऑफ रोडिंग करनी है तो आप ये गाड़ी बिल्कुल लीजिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि सिर्फ मुझे सैटरडे संडे कुछ ऑफ रोडिंग करनी है या दोस्तों के साथ जाना है, तो मैं प्रेफर करूंगा कि फिर आप थार लें, क्योंकि फिर वो आपको वो सेटिस्फाई लेवल और वो जो आपका इन्वेस्टमेंट है 18 लाख 19 लाख रुपए का, वो आपको वर्थ मिलेगा नहीं। फिर आप 6 महीने बाद बोलेंगे कि यार मुझे गाड़ी बेचना है, या वो गाड़ी खड़ी रहेगी गैराज में, और वो गाड़ी जब गैराज में खड़ी होती ना, वो फिर दिल दुखता है, वो लगता है कहीं ना कहीं कि आपने इतना गाड़ी महंगा आपने गाड़ी लिया है। क्योंकि जब लोग अफोर्ड नहीं कर पाते, इनका मन होता है बट अफोर्ड नहीं कर पाते, तो उनको देख के लगता है कि यार इनके पास अगर गाड़ी होती तो सोचो वो क्या कैपेबिलिटीज को उसको टेस्ट कर सकते थे। तो ये था इनका प्रॉपर ओपिनियन। अगर आप भी प्लान कर रहे हो गुरखा लेने का, तो ये वीडियो कंप्लीट है, जिसके बाद एक आप डिसीजन बना सकते हो कि आपको ये व्हीकल खरीदना चाहिए कि नहीं। फिलहाल में गाइज ये वीडियो में इतना ही था। सारी चीजें हमने आपको बता दी, पॉजिटिव नेगेटिव, सर्विस कॉस्ट, ब्रेकिंग वगैरह के बारे में बात कर ली, और चलने में कैसी है वो सारी चीजों के बारे में बात कर ली। नेक्स्ट वीडियो है इसका ड्राइविंग एक्सपीरियंस मैं शेयर करूंगा। फिलहाल में इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो गाइस पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा आप, जिसमें हम शेयर करेंगे इसमें पूरा इसका डिटेल ड्राइविंग एक्सपीरियंस कैसा है और सर का भी एक्सपीरियंस कैसा है। सर के चैनल के लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहां जाके फॉलो कर सकते हैं। गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में।